हेलो फ्रेंड्स, मैं करण कुमार आर्य आपके लिए जीनियस करण क्लासेस में क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, पावर शेयरिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। किस में शेयर करना है यार? पॉलिटिक्स है तो देश में शेयर करना। तो हम ये देखते हैं, टू स्टोरीज दी गिवन है हमें हमारे चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो पहले हम बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे इस चैप्टर को, एंड देन आफ्टर श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो बेल्जियम के पहले में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो यूरोप कंटिनेंट में आती है। ये हमारे स्टेट हरियाणा से भी छोटी है। और इसके जो नेबर्स कंट्री हैं वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। जो इसका पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, जो हरियाणा से भी आधा है। और जो इथनिक कंपोजिशन है इस छोटी सी कंट्री का वो बहुत ही कठिन है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इथनिक क्या होता है? इथनिक एक सोशल डिवीजन होता है जो किस पे बेस्ड होता है? शेयर्ड कल्चर में। जैसे ये कल्चर में बेस हो सकता है, वो हो सकता है आपके जेंडर में बेस हो सकता है, आपकी कास्ट में बेस हो सकता है, आपके रिलीजन में बेस हो सकता है। ऐसी जो सोशल डिवीज़न है, जैसे कि कहते हैं ना कि ये लोग मुस्लिम्स को बिलोंग करते हैं, तो इनका क्या है? इथनिक कंपोजिशन किस में बेस्ड है? रिलीजन में बेस्ड है। तो ऐसे जो ग्रुप बनते हैं उनको इथनिक ग्रुप्स कहते हैं। जो इथनिक कंपोजिशन है, बंटवारा है बेल्जियम में, वो कैसा है देखते हैं। जो यहाँ 40% लोग हैं जो वेलोनिया रीजन्स में रहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और जो 59% लोग हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं। और जो रही 1% की बात, वो रहते हैं आपके जर्मन वाले हिस्से में और बोलते हैं क्या? वो बेल्जियंस बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं जो बेल्जियंस में रहते हैं, ठीक है लोग। ठीक हो गया। और जो डच स्पीकिंग है वो क्या है? मेजोरिटी में है। मेजोरिटी मतलब ज़्यादा लोग हैं। जैसे 59% लोग हैं ना डच, जो डच भाषा बोलते हैं, तो वो क्या है? मेजोरिटी में है कंट्री में। लेकिन वो क्या है? माइनॉरिटी में। कहाँ? उस देश की कैपिटल में। जैसे कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली है। वैसी बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो वहाँ 80% लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? 80% लोग वहाँ के फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। मतलब वहाँ क्या है? देश में तो डच क्या है? मेजोरिटी में है, बट कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में है। तो ठीक हो गया भाई। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच जो स्पीक करती है, वो क्या है? रिच और पावरफुल है। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है? उसको थोड़ा टाइम लगा है। एजुकेशन उसको टाइम में नहीं मिली है, थोड़ी देर बाद मिली। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको थोड़ी देर बाद बना। तो ये क्या बना? एक टेंशन बना। टेंशन किसकी बना? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की। कौन से डिकेड में? 1950 से लेकर 1960 के डिकेड्स में। तो ये जो टेंशन है ना बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, वो क्या है? बहुत एक्यूट है। कहाँ? ब्रुसल्स में। तो ये तो हो गई भाई बेल्जियम्स की बात। अब आते हैं हम श्रीलंका पर। जो श्रीलंका है वहाँ भी इथनिक कंपोजिशन है बड़ा तगड़ा वाला। तो ये श्रीलंका कंट्री है, ये एक आइलैंड है जो कहाँ पड़ता है? हमारा तमिलनाडु है इंडिया का सदर्न पार्ट, मोस्ट सदर्न पार्ट तमिलनाडु, उससे कुछ फ्यू किलोमीटर्स नीचे पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ पीपल्स की है। और ये हरियाणा के स्टेट्स के बराबर है। और ये क्या है? एशिया कंटिनेंट में बिलोंग करता है। और जो सोशल ग्रुप है यहाँ का वो क्या है? सिन्हाला स्पीकर यहाँ 74% रहते हैं जो बुद्धिज्म है। और तमिल स्पीकर 18%, जिसमें से 13 श्रीलंकन तमिल से हैं जो वहाँ की बोलने वाले तमिल से, और 5% इंडियन तमिल से हैं जो क्या आए थे? जिनके पूर्वज कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे। कब आए थे? प्लांटेशन वर्कर
बनकर आए थे कब? कॉलोनियल पीरियड में। तो उनको कहा जाता है इंडियन तमिल्स, और उनका 5% उनकी पॉपुलेशन इंडियन तमिल्स है। और जो बचे 7% पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, और वो तमिल्स और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गया भाई, ये तो हो गया इसका एथनिक कंपोजिशन। अब बात करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म की। तो भाई मेजोरिटेरियनिज्म में क्या है? ये एक ऐसा बिलीव है जो मेजोरिटी को, मतलब जो देश में ज़्यादा संख्या में है, उस कम्युनिटी को रूल करने के लिए चाहिए होता है। और जो मेजोरिटी में है उसको क्या रास्ते पसंद है, कौन से रास्ते पसंद है, वो वैसा ही रूल करेगा, चाहे उसको डिसरिगार्ड करना पड़े, भुलाना पड़े, किसकी भुलाना पड़े? इच्छाओं और ज़रूरतों को। कौन सी कम्युनिटी की? माइनॉरिटी कम्युनिटी की। मतलब ये एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी क्या करती है, रूल करना चाहती है, और चाहे उस रूल में उसको जो विशेष और नीड्स है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उसे डिसरिगार्ड करना पड़े। तो ऐसे ही करके 1956 पे जो श्रीलंकन के सिन्हालास थे वो एक लॉ पास करा उन्होंने। ये जो कंट्री है 1948 में क्या हो गई थी? आज़ाद हो गई थी फ्रॉम कॉलोनियल ब्रिटिशर्स। तो जो लॉ पास हुआ 1956 में, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या कहा गया सिन्हाला के द्वारा? जो कि सिन्हाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज और यूनिवर्सिटी पोजीशन है उनमें आरक्षण दिया जाएगा सिन्हाला लैंग्वेज को। और जो बुद्धिज्म का प्रमोशन होगा स्टेट रिलीजन में। तो इसका जो निर्णय निकलता है वो क्या निकलता है कि श्रीलंकन तमिल्स लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट हक पाने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों इसके बाद? अब हम वो देखेंगे। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो पार्टीज स्ट्रगल क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, किसके अगेंस्ट में? सिन्हाला के अगेंस्ट में। बट उनकी जो सारी डिमांड्स होती है ना, उन्हें डिनाई करा जाता है, उन्हें इग्नोर करा जाता है। तो 1980s में सेवरल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुए, किसके द्वारा? श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा। उसमें उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमें इंडिपेंडेंट तमिल इलम चाहिए, मतलब स्टेट चाहिए, हमें अलग से श्रीलंका में अलग सा देश चाहिए श्रीलंकन तमिल्स को। तो ये डिस्ट्रस्ट था, एक बड़ा सा घमासान सा एक टॉपिक था। तो किसके बीच था? एक कम्युनिटीज़ के बीच था। और ये क्या बन गया? एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। और ये किस में कन्वर्ट हो गई? सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। सिविल वॉर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर नहीं है दोस्तों। सिविल वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें कंट्री के अंदर ही लोग लड़ाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। द वॉर विद इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो लोग सिविल वॉर करते हैं जिससे कई सारों की जानें जाती हैं, और कई सारे लोग मर जाते हैं, और कई सारे लोगों को अपने जो बचपन है वो उनसे छीन लिया जाता है। तो ये तो थी भाई आपकी कहाँ की बात? ये तो थी आपकी श्रीलंका की बात। अब हम करते हैं बेल्जियम की बात। बेल्जियम में क्या होता? एकोमोडेशन हुआ था, मतलब सुलझाव हुआ था। तो बेल्जियम की बात करते हैं। जो बेल्जियम के लोग थे उनके वहाँ भी बहुत कठिन वो था, क्या कहते हैं, कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन था। बट यहाँ क्या हुआ? वहाँ के लोगों ने एक अच्छा रास्ता चुना, एक डिफरेंट रास्ता चुना। उन्होंने क्या करा? बिटवीन 1970 से लेकर 1993, मतलब 23 साल के बीच में उन्होंने अपना 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए। तो क्या बदलाव थे वो देख लेते हैं हम। पहला क्या कहा उन्होंने कि इक्वल मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसके? डच के और फ्रेंच स्पीकिंग के। क्या था? एज वी नो दैट 59% लीव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच। डच लोग क्या थे? मेजोरिटी में थे। कहाँ? पूरे कंट्री में वो मेजोरिटी में थे। लेकिन उन्होंने क्या करा? फ्रेंच को भी मिलाकर मिनिस्ट्री इज इक्वल टू करनी चाहिए। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब जैसे कि 100 सीट्स है सपोज दैट बेल्जियम में, तो 50
लोग डच स्पीकिंग से बिलोंग करेंगे और 50 लोग फ्रेंच स्पीकिंग को बिलोंग करेंगे। तो ऐसा एक पॉइंट था। और पावर होगी जो पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट की, वो सब ऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। मींस ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगा स्टेट गवर्नमेंट को तभी वो खाएगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नीचे से हाथ फैलाएगा और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पैसे देगा, ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अपना पैसा होगा। और उन्होंने कई सारे लॉज निकाले, जैसे कि एक डिसीजन लेना है आपको, तो एक सिंगल कम्युनिटी नहीं ले सकती उसको, उसमें सारे डच भी शामिल होने चाहिए, सारे फ्रेंच भी शामिल होने चाहिए। ऐसा भी एक लॉ निकाला था उन्होंने, इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा, सॉरी फॉर दिस। और और जो ब्रसल्स था, मतलब जो कैपिटल सिटी था, जहाँ क्या थी, फ्रेंच मेजोरिटी में थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जहाँ फ्रेंच मेजोरिटी में थी, जहाँ वो मेजोरिटी में थी, लेकिन जैसे कि न्यू दिल्ली की भी तो अपनी सरकार है, वैसे ब्रसल्स की भी थी। और वहाँ भी क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। किसका? कि उन्होंने भी कहा था ब्रसल्स की सरकार ने कि हाँ हाँ भी 50% डच स्पीकर्स का होगा, 50% फ्रेंच स्पीकर्स का होगा। ये तो रही देश की बात। अब उन्होंने क्या करा ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, भाई ठीक है सबके यहाँ होती है। उन्होंने तीसरी गवर्नमेंट भी निकाली। कौन सी गवर्नमेंट निकाली? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये किससे चुनी जाती थी? ये चुनी जाती थी आपसे कि कोई भी लोग हों, लेकिन एक लैंग्वेज बोलने वाले होने चाहिए, चाहे वो कहाँ ही भी रहते हों। या तो डच होने चाहिए, तो फ्रेंच वाले होने चाहिए, तो जर्मनी स्पीकिंग वाले होने चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, बोलोनिया में रहते हैं, ब्रसल्स में रहते हैं, या फिर जर्मन में रहते हैं। और ये जो गवर्नमेंट थी उसको काहे के लिए लाया गया था कि जो एजुकेशनल्स के मामले होंगे, कल्चरल के मामले होंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यू होंगे, तो ये कौन सी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट पूरा राजपाट संभालेगी। तो ये तो हो गई आज का पार्ट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्तों, तो घंटा दबाना ना भूले और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।